देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पिछले साल 4 नवंबर के बाद आज पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और 137 दिन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बड़ी कीमतों के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के लिए आपको 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे। कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी की बात हो रही है, और उसके बाद अगर थोक की बात करें तो थोक भाव पहले ही डीजल का बढ़ाया जा चुका है 25 रुपए प्रति लीटर। अब ऐसे में अंदेशा ये कि रोज दाम बढ़ सकते हैं, और चुनावों के पहले दाम बढ़ना बंद हो गए थे, लेकिन 137 दिन के बाद एक बार फिर दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। मदिया खान हमारी रिपोर्टर जुड़ गए हैं। मदिया, पूरी जानकारी क्या है? मदिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? खैर, मदिया से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये, एक बार फिर आपकी जेब पर बोझ बढ़ना तय है, क्योंकि 80 पैसों की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों में हो गई है और आज सुबह 6 बजे से ये बढ़ोतरी लागू हो गई है। और जो जानकारी मिल रही है, जो अंदेशा जताया जा रहा है कि एक बार फिर से रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। पिछले साल आपको बता दें 4 नवंबर के बाद आज यानी कि करीब 137 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। और यह बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव होने थे, उसके पहले एक तरीके से रुक गए थे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना, लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना आज से शुरू हो गई है। जी हाँ, बहुत अहम खबर हो जाती है ये, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि चुनाव चल रहे थे और लोगों के मन में भी ये शंकाएं थी, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी, कच्चे तेल के दाम बढ़े, कि हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, और आज से एक बार फिर वही सिलसिला और एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना शुरू। बिल्कुल, और कच्चे तेल की कीमत पहले ही आसमान छू चुकी थी और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो प्रति बैरल की कीमत है कच्चे तेल की, वो आसमान छू रही थी और उससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और आज सुबह 6 बजे से जो नई कीमतें हैं वो लागू भी हो गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिल्ली में आज डीजल 87.47 रुपए प्रति लीटर यानी कि 87 रुपए 47 पैसे, और दिल्ली में आज पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको खरीदना होगा। पिछले साल 4 नवंबर के बाद यानी कि 137 दिन के बाद आज पहली बार दाम बढ़े हैं। मदिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मदिया, 137 दिन बाद एक बार फिर जनता की जेब पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदेशा ये है, जो राहत बिल्कुल नहीं देता वो ये कि रोजाना इस तरह से दाम बढ़ सकते हैं। अभी क्या जानकारी? बिल्कुल, आज सुबह ये खबर जब आती है तो वाकई ही लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, कई महीनों से दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब एकदम से बड़ी खबर के जो दाम है पेट्रोल और डीजल दोनों के ही, उसमें 80 पैसे का इजाफा हुआ है। आज का क्या दाम है सबसे पहले वो कैमरे पर आपको दिखा देते हैं। 80 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में आज हुई है। पेट्रोल पंप पर सुबह सुबह चहल पहल अभी कम है, वरना हम लोगों से भी बात करते। बड़ी बात यह है कि कल जब खबर आई थी कि जो थोक उपभोक्ता है उन लोगों के लिए जो डीजल का दाम है, जो बल्क यूजर है, उनके लिए बढ़ोतरी हो गई थी 25 रुपए पर लीटर डीजल पर, तो वहीं आज जब ये खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल के रिटेल दाम भी बढ़ गए हैं, तो वाकई ही जो आम आदमी की चिंता है वो इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर जो है आम आदमी पर होगा। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है जेब पर एक बड़ा असर जो है वो होता है। अगर आप देखें तो डीजल के दाम बढ़ने से जो खाने पीने की चीजें हैं सीधे उन पर असर होता है और उनके दाम बढ़ जाते हैं, चाहे सब्जियां हो, दूध हो या बाकी खाने पीने की चीजें हो। और अगर बात करें तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से वाकई ही जेब पर सीधा असर है। ऑफिस जाने वालों के लिए परेशानी है, जहां वो कम पैसों में अपनी गाड़ी की टंकी, अपनी बाइक की टंकी फुल करवाते थे, तो वहीं अब उनको ज्यादा पैसा देना होगा। अब कई महीने बाद ये प्राइस बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है अब लोग वापस से एक सोच में पड़ जाएंगे कि अब उन्हें ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। अभी तक तो कई महीनों से शांति थी पेट्रोल डीजल के दामों में, लेकिन अब फिर लगता है वापस से वही सिलसिला जो है शुरू होगा, क्योंकि हमने पिछले महीनों में देखा कि जब एक बार पैसा बढ़ना शुरू होता है पेट्रोल और डीजल के दामों में, तो हर सुबह जो होती है वो एक नया दाम बहुत इजाफा जो है उसमें जानकारी देने के लिए। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हो गई है और बढ़ी हुई कीमत आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पिछले साल 4 नवंबर के बाद आज पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं।
आइए मुंबई लिए चलते हैं आपको। दिल्ली के रेट आपको हमने दिखाया कि पेट्रोल डीजल की कीमत में किस तरह से इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम ऑलरेडी अगर महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो यहां पर आसमान छूते ये दाम नजर आए, और अब जब 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो क्या हाल है, आइए जान लेते हैं। सत्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, क्या अपडेट? जी, लगभग 5 राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार है, लगभग 4-5 महीनों बाद पहली बार मुंबई में डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा है। पेट्रोल का भाव है लगभग 84 पैसा रुपया बढ़ा है, तो डीजल का जो भाव है 86 पैसा बढ़ा है। फिलहाल हम देख सकते हैं मुंबई का ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे पहले अगर कल तक की बात की जाए तो पेट्रोल का दाम जो था डीजल और पेट्रोल 94 रुपये था, डीजल 94 था और पेट्रोल 109 रुपये 92 पैसा था, जिसको आज सुबह से 6 बजे से पूरे मुंबई में पेट्रोल का भाव 84 पैसा और डीजल का 86 बढ़ा दिया गया है। फिलहाल हम देख सकते हैं मुंबई के पेट्रोल पंप पे पूरी तरह से सुनसान, डेली इस जगह पे पेट्रोल भरने के लिए भारी संख्या में गाड़ियां रहते सुबह सुबह आना शुरू हो जाती थी, लेकिन इस समय देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का लगभग 5-6 महीने के बाद भाव बढ़ा है। हम यहाँ पेट्रोल पंप पे कर्मचारियों से बात कर सकते हैं। क्या बताओगे कितना पेट्रोल और डीजल में आज से इंक्रीमेंट हुआ है? सर, सादे पेट्रोल में आपका 84 पैसा हुआ है और डीजल में 86 पैसा। पहला कितना था कल तक का, और आज सुबह कितना पैसा दोनों में बढ़ा है? कल तक में डीजल का भाव था 94.14 पैसा और पेट्रोल का भाव था 109 रुपये 98 पैसा। धन्यवाद संदीप सारी जानकारी के लिए। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर पीएम इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं। इमरान की लाख कोशिशों के बाद उनकी मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से साफ होगा कि सरकार गिरेगी या रहेगी। हालांकि सरकार गिरने का अंदेशा इमरान को भी है और उनकी पार्टी को भी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान परेशान हैं। कुर्सी जाने के डर से नींद उड़ गई है। ये बात खुद इमरान भी मान चुके हैं और उनकी पार्टी के नेता भी। एबीपी न्यूज पर खास बातचीत में पीटीआई के नेता अब्दुल समद याकूब ने सत्ता जाने का डर कबूल किया है। मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपके ऊपर हार जाता है, जिससे आपको डैमेज पहुंचता है, वो एक अलग चीज है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठे हो जाना, हम हो सकता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस हम लूज कर जाएं। अब जरा ये समझिए कि इमरान सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान में क्या होगा। सेना के हाथ में सत्ता तो बाजवा चलाएंगे हुकूमत। इमरान हारे तो बिलावल भुट्टो दावेदार, इमरान हारे तो नवाज शरीफ भी रेस में। लेकिन फिलहाल सियासी हालात पल पल बदल रहे हैं। इमरान खान के लिए राहत की खबर भी आई। पीटीआई के जहांगीर खान तरीन ग्रुप के 17 सांसद इमरान को समर्थन देने को तैयार हैं। इनकी शर्त है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन सुनते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत नेशनल असेंबली के मामलात में दखल देने के हक में नहीं है। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि सबको वोट का हक हासिल हो। दूसरी तरफ विपक्ष इमरान की कुर्सी गिराने पर आमादा है। पीएमएल नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि अब इमरान का गेम ओवर है। इमरान सरकार गिरते ही पीएम पद पर बिलावल भुट्टो भी दावेदार होंगे, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव ही वो रास्ता है जिसके जरिए सत्ता पलट हो सकेगी। इसलिए पहले दिन से विपक्ष इमरान पर वोटिंग से भागने का आरोप लगा रहा है। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। दूसरी तरफ इमरान खान की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव टाला जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन भी इमरान खान के लिए उम्मीदों और चुनौतियों से भरा है। आज भी फिर कुर्सी बचाने की जद्दोजहद जारी है। अब इमरान का गेम ओवर होगा कि नहीं 28 मार्च को हो सकता है ये पता चल जाए। लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा नंबर गेम है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आइए जानते हैं। कुल सांसदों की संख्या है 342। पाकिस्तान का ये पूरा नंबर गेम आपको बता रहे हैं। बहुमत के लिए 172 चाहिए ही चाहिए पक्ष में, विपक्ष में 162 है।
पाकिस्तान का पूरा नंबर गेम आपको बता रहे हैं। पीटीआई प्लस की बात करें, यानी कि जो इमरान की ही पार्टी है, 30 ऐसे सांसद हैं जो कि बागी हो चुके हैं, जो कि बहुमत से 23 कम 149 रह जाते हैं। हालांकि इसके पहले जो इमरान के मंत्री हैं वो भी ये कह चुके हैं कि हो सकता है फ्लोर पर हमें बहुमत ना मिले और हम बहुमत साबित ना कर पाए, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। तो क्या गेम ओवर हो जाएगा इमरान का? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और नंबर गेम भी आपने जाना, 30 सांसद बागी हो चुके हैं और बहुमत के लिए अभी 23 जुटाना बाकी होगा इमरान सरकार के लिए। तो साथ ही पाकिस्तान में सरकार का मतलब फौज होता है, प्रधानमंत्री तो वहां फौज के हाथों की कठपुतली होता है। इमरान के साथ भी ऐसा ही था। नवाज शरीफ को फौज को हटाना था तो उन्होंने इमरान को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आखिर इमरान ने ऐसा क्या किया कि फौज उनसे नाराज हो गई और उन्हें हटाने पर तुल गई है। हमारी रिपोर्ट से पाकिस्तान की सियासत में उफान आया हुआ है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदे पाकिस्तान आए हुए हैं। सोचिए, जब वो पाकिस्तान में कुर्सी के लिए इस तरह का तमाशा देख रहे होंगे तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते होंगे। जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? इमरान और फौज का याराना क्यों टूटा? इमरान से फौज क्यों नाराज हो गई? इसका जवाब है पिछले साल की ये तस्वीरें। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए कुछ ही दिन हुए थे और तालिबान के साथ पाकिस्तान का याराना दिखाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए थे। इन तस्वीरों का दुनिया में बहुत बुरा संदेश गया। कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान राज में अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका ने भी इसकी खूब आलोचना की। बाद में यह भी कहा गया कि जनरल फैज हमीद बिना अपने आर्मी चीफ को पूछे अफगानिस्तान चले गए थे और ऐसा उन्होंने इमरान खान की सलाह पर किया था। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने फैज हमीद को ISI के प्रमुख पद से हटा दिया और नदीम अंजुम को नया ISI विरोध भी किया। लेकिन पाकिस्तान की फौज के सामने वहां के प्रधानमंत्री की चलती कहां है? असल में जनरल फैज हमीद इमरान खान के बड़े खास थे। इमरान के कई फैसलों में उनका दखल रहता था। इमरान कई फैसले उनसे पूछकर भी करते थे। फैज हमीद की इसी नजदीकी से फौज नाराज हो गई और इमरान से बाजवा की नाराजगी की वजह बनी। इसी के बाद इमरान के बुरे दिनों की शुरुआत हुई और सेना ने इमरान के इर्द गिर्द ऐसी सियासी फील्डिंग लगाई कि इमरान चारों खाने चित हो गए। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। युद्ध का 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन रूस के लिए कीव अभी दूर है। रूसी बलों द्वारा कीव की घेराबंदी की नाकाम होती कोशिशों के बीच युद्ध अब और घातक होता जा रहा है। कीव पर रूसी हमले की इस तस्वीर को देखिए, कैसे लगातार आसमान में रॉकेट दागे जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में रूसी सेना ने राजधानी कीव पर रॉकेट की बरसात कर दी। हमले की दूसरी तस्वीर को देखिए। हमले से पहले कैसे ये गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही हैं। अचानक धमाका होता है और पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो जाती है। हमले की ये तस्वीरें मध्य कीव के एक शॉपिंग सेंटर की हैं, जहां अचानक हुए हमले ने शॉपिंग सेंटर को तहस नहस करके रख दिया। यह हमला इतना तेज था कि शॉपिंग सेंटर के कई किलोमीटर दूर बसे रिहायशी इलाकों के घरों तक इसकी धमक पहुंची और लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़की के शीशे तक टूट गए। हमले से पहले और हमले के बाद की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आलीशान शॉपिंग सेंटर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं बचा। इन मलबों के ढेर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना घातक रहा होगा। लगातार हो रहे हमले के बावजूद रूसी सेना कीव पर अपना कब्जा जमाने में नाकाम हो रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते
उत्तर पूर्व से कीव की तरफ कूच कर रहे रूसी बलों की गति धीमी हो गई है, जबकि होस्टोमोल की दिशा में उत्तर पश्चिम में बढ़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है। लगातार हो रहे हमले के बाद भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं और उसके सैनिक रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के कड़े रुख की वजह से रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की और अपनी रफ्तार धीमी कर ली है। पर गति धीमी होने के बावजूद कीव पर कब्जा रूसी बलों की पहली प्राथमिकता है और वो आने वाले दिनों में कीव की घेराबंदी के प्रयास तेज करेंगे। यानी कीव के लिए अभी कयामत आनी बाकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ी हुई आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पिछले साल 4 नवंबर के बाद आज पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बड़ी कीमतों के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के लिए 87 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे। तो देखिए, दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये जाना है एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने। आज 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 80 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में हुई है। सुबह सुबह जब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या है उनका रिएक्शन, सबसे पहले जानते हैं। सर, सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? बड़ा गौर से देख रहे हैं पेट्रोल भरवाते वक्त। हाँ, मैं गौर से देख रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर ना नोट करना पड़ता है कि कितना पेट्रोल मेरी गाड़ी के अंदर जा रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी मेरी। और ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं किसी चीज़ के, और पेट्रोल डीजल के प्राइस इंक्रीज़ होने से कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है। हमारा इकोनॉमिकल भी चीज़ें रहती हैं, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन पे हमेशा हमें ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़ता है। अगर मैं अपनी खुद की गाड़ी की बात करूँ तो इसमें अगर पेट्रोल मैं ज़्यादा बढ़वा रहा हूँ और उसमें पैसा ज़्यादा इसका इंक्रीज़ हो रहा है तो इनमें एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा, मेरी पॉकेट पे भी फर्क पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना मतलब आपकी जेब पर सीधा असर होना है। यहाँ एक शख्स है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि आज जब पेट्रोल पंप पहुंचे, पता चला 80 पैसे बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल पे, सबसे पहले क्या फर्स्ट रिएक्शन था, क्या दिमाग में आया? तो बहुत गलत लगा मैम। हम अभी पूछा पेट्रोल पंप वालों से, कह रहे ये रात को सुबह 6 बजे बढ़े पैसे। तो हम जब भी आते हैं कोई ना कोई एक नई कहानी मिलती है। आज पैसे बढ़े, कभी घटे, घटने की तो नाम ही नहीं है। हमेशा पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं रोड डेली। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है इस चक्कर में। जेब पर कितना असर, घर चलाना इस वक्त महंगाई के दौर में कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। जॉब तो हमारी चली गई मैम, आज करीब 6 महीने हो गए, हमको जॉब से भी निकाल दिया। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 200, 400, 500 का जो काम मिलता है उससे गुजारा करते हैं, लेकिन वो भी अब रोज़ कंटिन्यू नहीं मिल रहा है। कभी मिल गया, कभी नहीं मिल गया, तो अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आपके ऊपर कितना बड़ा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है मैम। खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हमारी हैं उन पर सब पे असर पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है मैम इस टाइम। सोचिए कि आम आदमी की चिंता वाकई बढ़ गई। सुबह सुबह जब पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, 137 दिन बाद ये खबर वापस से आती है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी को सोचना वो शुरू कर देता है कि अब कैसे होगा गुजारा, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉकेट पर सीधा असर, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर की है भारत की तारीफ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इमरान ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि भारतीय सेना भ्रष्टाचारी नहीं है। इमरान ने कहा कि भारतीय सेना सरकार के काम में दखल नहीं देती है। इमरान का ये बयान पाकिस्तानी सेना के प्रति गुस्से को दिखाता है। सभी जानते हैं कि इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना के बीच नहीं बन रही है और ऐसे में ये बयान आना कई मायनों में कई संदेश देता है। पाकिस्तानी सेना इमरान से नाराज है और इमरान की सामने अब वो कई दिक्कतें जो पाकिस्तानी सेना है वो भी खड़ी कर रही है। इससे पहले इमरान ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि जो भारत की विदेश नीति है वो स्वतंत्र है और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपके खाने पीने से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। डीजल पेट्रोल के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। सरकार ने एलपीजी की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है।
बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं और उसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो 949 रुपए 50 पैसे का हो गया है दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर, जबकि कोलकाता में सिलेंडर के दाम 926 रुपए हो गए हैं। कुछ देर पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है 137 दिन के बाद, और अब सीधा झटका आपके किचन में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है पूरे देश में, और ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। 4 राज्यों में पुराने सीएम लौट आए हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गोवा में फिर से प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और 2 दिन में उनकी शपथ होगी। उत्तर प्रदेश की वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो काफी विचार मंथन के बाद उत्तराखंड में पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मुहर लगाई है और अब 23 मार्च यानी कि कल देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बार फिर सीएम पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी लेंगे। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सरकार गठन को लेकर आ रही है। राज्य में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो वहीं 2 बड़े चेहरों का पत्ता साफ हो सकता है। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पर सस्पेंस खत्म हो सकता है, वो भी मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। मिशन 2024 के तहत ही दूसरा डिप्टी सीएम इस बार किसी ब्राह्मण नेता के बदले अनुसूचित जाति समाज से बनाए जाने की चर्चा है। इस समाज से डिप्टी सीएम की रेस में बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है। तो वहीं यूपी में इस बार युवा मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज पर खास जोर रहने की उम्मीद है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी फिर से सीएम बनेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि धामी दोबारा विधानसभा कहां से पहुंचेंगे। धामी के लिए कई लोगों ने सीट खाली करने का ऑफर दिया है, पर बीजेपी सभी समीकरण साध कर इस पर आखिरी फैसला करेगी। 11 दिन का सस्पेंस खत्म हुआ तो शुरू हो गया धामी के घर के बाहर दिवाली और होली एक साथ मनी। कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर मुबारकबाद दी तो वहीं पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास, और जब पुष्कर सिंह धामी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद का माहौल देखिए, लगातार लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। चारों राज्यों में सबसे ज्यादा सस्पेंस उत्तराखंड को लेकर ही था, क्योंकि बड़ी जीत के बाद भी सीएम का चेहरा पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने धामी पर ही भरोसा किया। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से धामी को नेता चुन लिया गया। श्री पुष्कर सिंह धामी सर्वसम्मत विधायक दल के नेता उत्तराखंड में चुने गए हैं। उनको हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई देने में वह कामयाब होंगे और उत्तराखंड का वह समग्र विकास करेंगे। बड़ा फैसला है और बड़ा यकीन पुष्कर सिंह धामी। नहीं, सारे विधायकों ने चुना है साहब। पुष्कर सिंह धामी कल ही शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड पर पहले ही शुरू कर दी गई थी। हालांकि माना जाता है कि धामी के सिंहासन संभालने का फैसला पहले ही हो चुका था। धामी के पक्ष में क्या गया? पहला, पीएम मोदी का समर्थन। 20 तारीख की रात को पीएम मोदी के आवास पर चली मैराथन बैठक में धामी के नाम को हरी झंडी दे दी गई थी। धामी को मोदी के मिशन 2024 में सहायक माना जा रहा है। मोदी जी का एक स्वप्न है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब लोग मिलके धामी जी के नेतृत्व में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड में विकास की एक नई इबादत लिखेगा। अगला दशक उत्तराखंड का बनाएगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। दूसरा, 2/3 बहुमत से जीत। धामी के पक्ष में जो बात गई वो है उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास बनाया। न सिर्फ दोबारा वापसी की, बल्कि 2/3 बहुमत भी हासिल किया। 70 में से 47 सीट जीतना धामी के पक्ष में गया। बहुत बधाई है पुष्कर सिंह धामी जी को, और वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जो चैलेंज एक तरह से हम मानते हैं कि दोबारा सत्ता सौंपिए तो चुनौती और बढ़ जाती है, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ये चुनौतियां स्वीकार होंगी और राज्य का विकास बहुत तेजी से होगा। तीसरा, धामी को साफ छवि का फायदा भी मिला है। धामी 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। साफ छवि और युवा होने के साथ साथ धामी विकास और धर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं।
मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार थे। धामी ने वकालत में डिग्री ली हुई है। धामी आरएसएस से भी जुड़े हैं और 2 बार बीजेपी की छात्र इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिलचस्प ये है कि सीएम बनने से पहले धामी कभी मंत्री भी नहीं बने थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताकर काम करने का मौका दिया है, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी अब धामी के कंधे पर है। तो उत्तराखंड में सीएम का चेहरा तो साफ है, लेकिन मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मिल सकती है जगह, आइए एक बार वो भी जान लेते हैं। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह, ये सूचना मिल रही है। नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में। कांग्रेस में गए लोगों की जगह नए मंत्री संभव है। मंत्रिमंडल में युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। कांग्रेस में जो लोग गए हैं उनकी जगह पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं। मंत्रिमंडल में किन्हें जगह मिल सकती है? अनुमान लगाया जा रहा है कि विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को मौका मिल सकता है। युवा मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, जो युवा हैं उनको मौका मिल सकता है। साथ ही जो कांग्रेस में चले गए हैं उनकी जगह पर किसको रिप्लेस किया जाता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, और अब आगे ये देखेंगे कि किसकी छुट्टी हो सकती है। उत्तराखंड में सीएम तो नहीं बदला, लेकिन मंत्रिमंडल से कई लोगों का पत्ता कट सकता है। 70 साल से ज्यादा के लोगों की छुट्टी संभव है। बंशीधर भगत का पत्ता कट सकता है, ये भी बताया जा रहा है। बिशन चुफाल को राज्यसभा भेजने की चर्चा है, ये भी साथ में बताया जा रहा है। सतपाल महाराज को जगह मिलना काफी मुश्किल लग रहा है, ये भी बताया जा रहा है। गोवा के सीएम का सस्पेंस हुआ खत्म। प्रमोद सावंत होंगे गोवा के सीएम, दूसरी बार बनेंगे गोवा के सीएम। गोवा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई बीजेपी के अंदर सीएम पद की दावेदारी को लेकर चल रही रस्साकशी पर आखिरकार फाइनल मुहर लगी गई। सोमवार को पणजी में हुई बीजेपी के विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत के नाम को सीएम पद की हरी झंडी दिखा दी गई। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन सहित गोवा के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। बैठक के बाद तोमर ने प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान सीएम पद के लिए किया। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि प्रमोद सावंत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी और जो नई टीम गोवा में काम करेगी वो आने वाले कल में सुशासन की दृष्टि से गोवा में नए झंडे गाड़ने में सफल होगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने भी खुशी जाहिर करते हुए बेहतर सरकार चलाने की बात कही। हमारी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई। श्रीमान विश्वजीत राणे, इन्होंने हमारे प्रमोद सावंत जी का नाम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के रूप में सुझाया और 20 लोगों ने उसको अनुमोदन दिया और एक मत से या सर्वमत कह सकते हैं, उससे प्रमोद सावंत ये चुने गए। सावंत के नाम का प्रस्ताव खुद सीएम पद के दावेदार विश्वजीत राणे ने सबके सामने रखा, जिसका पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन किया। प्रमोद सावंत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पार्टी का आभार जताते हुए गोवा के विकास के लिए मिलकर अगले 5 साल काम करने की बात कही। मैं विश्वजीत का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने उसको अनुमोदन दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटली आगे जाएगी। गोवा के विकास में हम सभी एक साथ में मिलकर गोवा का विकास करेंगे। आपको बता दें कि सावंत के मंत्रिमंडल में कुल 7 मंत्री हो सकते हैं और ये हैं वो संभावित चेहरे: विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, अलेक्सो रेजिनाल्ड, निर्दलीय, गोविंद गावड़े, रोहन खावटे, सुदीन ढवलीकर, एमजीपी, रवि नायक,
20 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रमोद सावंत गोवा के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर की है भारत की तारीफ। इमरान ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना भ्रष्टाचारी नहीं है। इमरान ने कहा कि भारतीय सेना सरकार के काम में दखल नहीं देती। इमरान का ये बयान पाकिस्तानी सेना के प्रति गुस्से को दिखाता है। पाकिस्तानी सेना इमरान से नाराज है और इमरान की सत्ता बचाने के लिए सामने नहीं आई है। इससे पहले इमरान ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इस्लामी सहयोगी संगठन के सामने सच बोलेंगे इमरान? आज से OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 10:30 बजे इमरान को बोलना है। और देखिए, पाकिस्तान में आज से इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। वहीं असली सहयोग कश्मीर में दिखना शुरू हो गया है। कश्मीर में UAE से 30 से ज्यादा कंपनियों के CEO पहुंचे हैं, जो कश्मीर में व्यापार के अवसर तलाश रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीधे कश्मीर से BP न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कश्मीर है। धरती के स्वर्ग पर पाकिस्तान ने आतंक की नजर लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और ये तस्वीर बदलते वक्त की गवाही दे रही है। तस्वीर में श्रीनगर में दिख रहे ये लोग बिजनेसमैन हैं, जो कश्मीर में व्यापार की संभावना तलाशने आए हैं। 30 से ज्यादा कंपनियों के CEO UAE से भारत पहुंचे हैं, जिसमें उद्योग, पर्यटन और होटल व्यवसाय में निवेश के अवसर तलाशेंगे। इसी में शामिल है सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण, जो इस हाई लेवल डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और जो भी बिजनेस के जो CEOs जो हैं यहाँ पे आए हैं, जो डेलीगेट्स के साथ आए हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और डेफिनेटली मैं श्योर करता हूँ कि जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। इस दल ने उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। ये दल यहाँ सरकारी अधिकारियों से मिल रहा है, कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। कश्मीर को इसके फलों और मेवों के लिए जाना जाता है। इस दल के टारगेट पर जम्मू कश्मीर के व्यापारियों से फलों के आयात भी हैं। उम्मीद ही नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगा। इट्स जस्ट a lot more investors need to be brought here for the first time to have a look. Otherwise जो हम पढ़ते हैं, जो हम टीवी में सुनते हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। And once they come and visit here, they meet the people, they look at the surrounding, look at the atmosphere, look at what God gifted land है ये, God gifted. And they will be, I'm sure they will come and invest. जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन आतंक की छाया से टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ा है। UAE से आए दल को जम्मू कश्मीर की खूबसूरती दिखाने के लिए गुलमर्ग और पहलगांव की ये झलक भी दिखाई जाएगी। ABP न्यूज से बातचीत में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले 75 साल में 47 से लेकर 2022 तक इस स्टेट में लगभग इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 15,000 करोड़ से कम का था, मतलब 14,900 करोड़ के आसपास बात करें हम लोग। हमने एक साल में जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पूरे हिंदुस्तान से मिले हैं, बाहर से मिले हैं, लगा के हम 50,000 करोड़ एक्सीड कर रहे हैं। तो ये 3 गुना से ऊपर हो गया एक साल के अंदर में। तो ये 75 साल बनाम एक साल की हम बात कर रहे हैं। दरअसल जनवरी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुबई का दौरा किया था, कई अहम दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। इसी कड़ी में अब UAE का दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पिछले महीने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत UAE वर्चुअल समिट में PM मोदी ने UAE की कंपनियों को सुविधाओं की बात कही थी। कई अमीराती कंपनियां ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। हम UAE द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी समेत सभी सेक्टर्स में निवेश का स्वागत करते हैं और आपकी कंपनियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। UAE से भारत दोस्ती के साथ साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ा रहा है।
कश्मीर में इसी का असर दिख रहा है। इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूएई का पाकिस्तान पर खासा असर है। अगर यूएई की कंपनियां कश्मीर में निवेश करती हैं, तो पाकिस्तान उन्हें निशाना नहीं बना सकेगा। पाकिस्तान ओआईसी की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में कश्मीर का ये सच पाकिस्तान के मुंह पर विकास के तमाचे की तरह है। श्रीनगर से संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं, जिसको शुरू हुए 27 दिन हो गए हैं, लेकिन रूस के लगातार हमले जारी हैं। लेकिन अब तक रूसी सेना कीव के भीतर दाखिल नहीं हो सकी है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। युद्ध का 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन रूस के लिए कीव अभी दूर है। रूसी बलों द्वारा कीव की घेराबंदी की नाकाम होती कोशिशों के बीच युद्ध अब और घातक होता जा रहा है। कीव पर रूसी हमले की इस तस्वीर को देखिए, कैसे लगातार आसमान में रॉकेट दागे जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में रूसी सेना ने राजधानी कीव पर रॉकेट की बरसात कर दी। हमले की दूसरी तस्वीर को देखिए, हमले से पहले कैसे ये गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही हैं। अचानक धमाका होता है और पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो जाती है। हमले की ये तस्वीरें मध्य कीव के एक शॉपिंग सेंटर की हैं, जहां अचानक हुए हमले ने शॉपिंग सेंटर को तहस नहस करके रख दिया। यह हमला इतना तेज था कि शॉपिंग सेंटर के कई किलोमीटर दूर बसे रिहायशी इलाकों के घरों तक इसकी धमक पहुंची और लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़की के शीशे तक टूट गए। हमले से पहले और हमले के बाद की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आलीशान शॉपिंग सेंटर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं बचा। इन मलबों के ढेर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना घातक रहा होगा। लगातार हो रहे हमले के बावजूद रूसी सेना कीव पर अपना कब्जा जमाने में नाकाम हो रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते उत्तर पूर्व से कीव की तरफ कूच कर रहे रूसी बलों की गति धीमी हो गई है, जबकि होस्टोमोल की दिशा में उत्तर पश्चिम में बढ़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है। लगातार हो रहे हमले के बाद भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं और उसके सैनिक रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के कड़े रुख की वजह से रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की और अपनी रफ्तार धीमी कर ली है। पर गति धीमी होने के बावजूद कीव पर कब्जा रूसी बलों की पहली प्राथमिकता है और वो आने वाले दिनों में कीव की घेराबंदी के प्रयास तेज करेंगे। यानी कीव के लिए अभी कयामत आनी बाकी है। तो वहीं मारियोपोल में भीषण लड़ाई चल रही है। रूस यहां लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना ने मारियोपोल पर कब्जे का भी दावा किया है। इन सबके बीच क्या है मारियोपोल के हालात, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की जंग हर दिन भयावह होती जा रही है। मारियोपोल में रूसी सेना शहर के अंदर तक घुस गई है और मारियोपोल पर लगातार बम बरसा रही है। यूक्रेनी ड्रोन द्वारा कैद की गई मारियोपोल पर हमले की इस तस्वीर को देखिए। लगातार हो रहे धमाकों से आपका दिल दहल जाएगा। धमाकों में साफ देखा जा सकता है, धमाका होते ही सब कुछ धुआं धुआं हो रहा है। हमले की ये तस्वीरें मारियोपोल स्थित यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट के ठिकाने की है। रूसी सेना ने इस हमले को अंजाम देने के लिए अपने सबसे घातक हथियार थर्मोबैरिक थर्मोथ्रोअर रॉकेट TOS-1 बर्टिनो का इस्तेमाल किया था, जो 300 किलोमीटर तक के दायरे तक जाकर दुश्मनों के चिथड़े उड़ा सकता है। हमले में इस्तेमाल हथियार और हमले के तरीके से तो ऐसा लगता है कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है।
मारियुपोल में एक बहुमंजिला इमारत पर गोली बरसाते चेचन्या लड़ाकों की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बेहिसाब गोली दागकर बिल्डिंग को धुआं-धुआं कर दिया। रात होते होते बम बंदूकों की आवाजों ने मारियुपोल में खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। लोग लगातार शहर छोड़कर भाग रहे हैं। हर तरफ बिल्डिंग और घर टूटे नजर आ रहे हैं। जो लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए हैं, वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना ने मारियुपोल की घेराबंदी कर रखी है। शहर में बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति बंद हो गई है। रूस ने शहर के लिए मानवीय मदद का रास्ता भी रोक दिया है। अभी शहर में करीब 3 लाख लोग हैं। यूक्रेन रूस पर लगातार आरोप लगा रहा है। इसके उलट रूस मारियुपोल को फतह करने में पूरी जी जान से लगा है। अगर रूस ने मारियुपोल फतह कर लिया तो उसके लिए यूक्रेन को हराना आसान हो जाएगा। अजोव सागर के तट पर बसा ये बंदरगाह शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो वो रूस समर्थित अलगाववादी लड़ाकों के नियंत्रण वाली पूर्वी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। रूस अभी यूक्रेन पर नियंत्रण भले न कर पाया हो, लेकिन रूस, बेलारूस और समुद्र से लगते बड़े हिस्से पर उसने अपना कब्जा कर लिया है, जो रूस की मुसीबत और बढ़ाने वाला है। वापस लिए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, ये कहना है कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट का। 85% सुझाव कृषि कानूनों के पक्ष में थे। राजनीतिक दबाव की वजह से कानून वापस लिए गए। अब भी है कृषि कानूनों को लागू करने की मांग। 2 अक्टूबर को कृषि सुधारों के पक्ष में आंदोलन होगा। और इस मुद्दे पर अनिल घनवट से बात की विपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के एक सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने कमेटी की रिपोर्ट 1 साल बाद जारी की है। जब कानून सरकार ने रद्द ही कर दिए तो आपकी ये जो रिपोर्ट है उसका क्या औचित्य है और आपकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि जनता को समझना चाहिए कि कानून असल में क्या थे। ये कानून पढ़े बगैर ही आंदोलन खड़ा हो चुका था, तो इन कानूनों के बारे में बहुत गलत तरीके से लोगों को, किसानों को बताया गया था, इसलिए ये हुआ। तो असल में क्या कानून था? जब सरकार नहीं समझा पाई किसानों को कानून, तो ये बीड़ा आपने क्यों उठाया? भाई हमारी तो ये जरूरत है, किसान आंदोलन की जरूरत है ये कि किसानों का फायदा हो, उसके जो व्यवसाय करता है उसमें मुनाफा हो उसको। और ये कानून हमें थोड़ी बहुत आज़ादी दे रहे थे। ये कानून तो चले गए, अब इनकी कानून की बात नहीं रही, लेकिन रिफॉर्म्स तो चाहिए, हमें कृषि सुधार तो चाहिए। वो कैसे होने चाहिए उसका एक फंडामेंटल बेस ये कानून है। इसीलिए हम ये कानून पहले अभी पेश करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पेपर तैयार करेंगे। और डिस्कशन पेपर में जो बातें इन कानूनों में नहीं आई वो भी आएंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी वो लाएंगे। क्या सरकार को फिर से इन तीनों कानूनों को वापस लाना चाहिए? इन तीनों कानूनों को नहीं, कृषि रिफॉर्म्स को लाना चाहिए, जिसमें कि ये 3 भी शामिल हो। हाँ बिल्कुल। और ये हाँ सब ये किसानों के मार्केट फ्रीडम का, टेक्नोलॉजी फ्रीडम के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट हमेशा के लिए जाना चाहिए। और भी जो कानून है जैसे लैंड सीलिंग का कानून है, एक्विजिशन के कानून है, ये सब जाने चाहिए या उसमें कुछ अच्छी तरह से सुधार होकर किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसे उठाएंगे आप? कुछ नहीं, हम कितने लोग सपोर्ट में है ये दिखाने के लिए हम कम से कम 1 लाख किसान दिल्ली लाने की कोशिश करेंगे। एमएसपी को लेकर के जो आप लोगों की कमेटी थी, क्या आपने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे? आपकी क्या राय है एमएसपी कानून पर जो कमेटी बनने जा रही है उसको? हाँ बिल्कुल राय है, हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एमएसपी से होने वाला प्रोक्योरमेंट, ये जो बफर स्टॉक की नीड है
जो ज़रूरत है उतना ही होनी चाहिए। ये अनएंडेड प्रोक्योरमेंट की समस्या हो रही है। और अगर आप कानून बनाते हैं तो सभी फसलों के किसान कानून मांगेंगे, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉफर्स। आखिरी में पूछो, क्या लगता है सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई है? जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं और जो रिफॉर्म वाले किसान हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है मोदी सरकार में? नहीं, हमने तो हमारी बात ऐसे रखी नहीं थी इनके सामने। और आंदोलन का दबाव था। आंदोलन की जीत हुई है, सरकार पीछे हट चुकी है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण भी था ऐसा मुझे लगता है। आने वाली पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और उस चुनाव में उनको नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने शायद ये कानून पीछे लिए होंगे और उनका मकसद तो सफल हो गया, वो फिर से चुन के आ गए। कुछ महीने की ट्रायल के बाद पहाड़ पर बीजेपी की राजनीतिक गाड़ी को चलाने के लिए पुष्कर सिंह धामी 100% अंकों से पास हो गए हैं। अब वो दोबारा से उत्तराखंड के सीएम होंगे। अब देखना यह है कि क्या वो बीजेपी की राजनीतिक गाड़ी को 2024 की मंजिल तक अपनी करामाती ड्राइविंग से इसी तरह पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।